हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वाले लेक्चर में जैसे हमने बात की थी फंक्शंस की, ही फंक्शंस क्या होते हैं, डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये सब हमने देखा था। अब हम देखते हैं कि फंक्शन ऑफ ए रियल वेरिएबल क्या होता है। जैसे हमने उस दिन देखा था कि हम फंक्शन की वैल्यू, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू हमको 2x दिया हुआ है और जहाँ हमारा फंक्शन f x से y में है, जहाँ x बराबर 1 2 3 4 है और y हमारा नेचुरल नंबर है। तो हम देखते हैं कि हम f1 पर भी वैल्यू निकालेंगे, f2 पर कि हम देख रहे हैं यहाँ हमारा x क्या है 1 2 3 4 और y हमने ले लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब हम f1 पर भी वैल्यू निकालेंगे जो हमारी क्या हो जाएगी 2, f2 पे वैल्यू निकालेंगे 4, f3 पे वैल्यू निकालेंगे 6 और f4 पर हमारी वैल्यू क्या है 8। तो हमने क्या किया, 1 पर भी निकाला, 2 पर भी निकाली, 3 पर भी निकाली, 4 पर भी निकाली। क्यों? क्योंकि हम क्या कहते हैं कि हर x के हर एक एलिमेंट के लिए हमें y में क्या मिलनी चाहिए, एक यूनिक एसोसिएशन मिलना चाहिए। इसलिए हमने 1 2 3 4 चारों पर ही क्या निकाला, मान निकाला। तो अब हम इसे जनरल नोटेशन क्या देते हैं, x, क्योंकि ये x है, इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, इस कैपिटल X से जो कि फंक्शन का डोमेन है। तो ये x यहाँ क्या हो गया, वेरिएबल, और इस वेरिएबल की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, डोमेन से। इसलिए बात किसकी की जा रही है, फंक्शन ऑफ अ रियल वेरिएबल, क्योंकि जो हमारा है, अब हमें देखना है कि वेरिएबल तो शब्द काम में लिया गया, अब डोमेन शब्द क्यों काम में लिया गया, रियल शब्द क्यों काम में लिया गया। तो हम देखते हैं इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज द सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्या कह रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन का डोमेन है अगर वो सबसेट है किसका, सेट ऑफ रियल नंबर्स का, दैट मीन कि D अगर सबसेट है R का, जहाँ D किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डोमेन को, अगर डोमेन मेरा सबसेट है R का, तब जो मेरा फंक्शन है वो क्या कहलाएगा, तब मेरा फंक्शन ऑफ अ रियल वेरिएबल, और इसका एक और नाम क्या है, रियल फंक्शन। अगर मेरा डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स का सबसेट है, अगर D सबसेट है R का, तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहेंगे, फंक्शन ऑफ अ रियल वेरिएबल, और इसका एक और नाम क्या है, रियल फंक्शन। जैसे सपोज एग्जांपल के लिए f मेरा फंक्शन है नेचुरल नंबर से R में, जहां मैंने डिफाइन किया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन रियल फंक्शन है या नहीं। तो हम जानते हैं कि जो मेरा डोमेन है, डोमेन यहाँ क्या है, नेचुरल नंबर n, ये किसका सबसेट है, R का। डोमेन मेरा सबसेट है R का, इसलिए ये फंक्शन कैसा हो गया, रियल फंक्शन। तो रियल फंक्शन में केवल हमें क्या देखना है, केवल और केवल एक ही चीज़ देखनी है कि डोमेन हमारा क्या होना चाहिए, किसका सबसेट होना चाहिए, सेट ऑफ रियल नंबर्स का। अगर सेट ऑफ रियल नंबर्स का फंक्शन है तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रियल फंक्शन या फिर फंक्शन ऑफ ए रियल वेरिएबल। अब आगे हम देखेंगे कि बाउंडेडनेस ऑफ फंक्शन क्या होता है। अब हम देखते हैं कि बाउंडेडनेस ऑफ फंक्शन क्या होता है। बाउंडेडनेस ऑफ फंक्शन, इफ द रेंज ऑफ द फंक्शन इज बाउंडेड। क्या कह रहे हैं हम कि इफ द रेंज ऑफ द फंक्शन इज बाउंडेड, रेंज क्या है हमारी, बाउंडेड इन इट्स डोमेन, कि रेंज हमारी बाउंडेड है कहाँ पर, डोमेन में, देन द फंक्शन इज कॉल्ड बाउंडेड फंक्शन। तब हमारा फंक्शन क्या कहलाएगा, बाउंडेड फंक्शन। अदरवाइज अनबाउंडेड, अगर रेंज बाउंडेड है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, बाउंडेड। लेकिन रेंज कहाँ देखनी है हमें, पूरे के पूरे डोमेन के, कि डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए अगर मेरी रेंज बाउंडेड है तो मेरा फंक्शन क्या होगा, बाउंडेड फंक्शन। अगर एक सिंगल पॉइंट भी ऐसा मिलता है मुझे जहाँ पर मेरी रेंज क्या हो जाती है, अनबाउंडेड है, कि किसी एक पॉइंट के लिए मुझे क्या मिल जाता है, इन्फिनिटी, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा फंक्शन क्या होगा, अनबाउंडेड। रेंज क्या होनी चाहिए, बाउंडेड, कहाँ पर, उसके डोमेन पर, डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए, तब हमारा फंक्शन होगा बाउंडेड फंक्शन। अब मैथमेटिकल डेफिनेशन देखते हैं। इफ f इज बाउंडेड, हम क्या कह रहे हैं, हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, बाउंडेड। दैट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट स्मॉल k बिलोंग्स टू R एंड कैपिटल K बिलोंग्स टू R सच दैट, कि जो हमारी रेंज है वो इस स्मॉल k एंड कैपिटल K के बीच में होगी। हम क्या कह रहे हैं कि हमारा फंक्शन क्या है, बाउंडेड है। तो मैथमेटिकली हम क्या कहते हैं कि एक स्मॉल k, देयर एग्जिस्ट का मतलब कम से कम एक, देयर एग्जिस्ट का मतलब हम क्या लेते हैं कि कम से कम एक स्मॉल k और एक कैपिटल K, एक स्मॉल k और एक कैपिटल K मुझे सेट ऑफ रियल नंबर्स में इस प्रकार मिलेगा कि जो मेरी एफ एक्स है, एफ एक्स का मतलब रेंज,
कि जो मेरी रेंज है वो इस स्मॉल के एंड इस कैपिटल के बीच में बाउंडेड होगी। बाउंडेड का मतलब हमें उसे एक सीमा के भीतर लाना है, और अगर हमें सीमा के भीतर लाना है इसका मतलब दो हमें रियल नंबर्स इस प्रकार मिलेंगे स्मॉल के और कैपिटल के, जो उन दोनों को इस जो उस पूरी रेंज को उन दो के बीच में बांध देंगे, उसको बाउंड कर देंगे, उसको सीमित कर देंगे। तो अगर फंक्शन बाउंडेड है इसका मतलब रेंज बाउंडेड होगी, और रेंज बाउंडेड होगी तो स्मॉल के और कैपिटल के हमें जरूर मिलेगा। इस स्मॉल के को तो हम क्या कहते हैं, लोअर बाउंड, निचली परिबंध, क्योंकि ये हमारे फंक्शन को क्या कर रहा है, नीचे की ओर से बाउंड कर रहा है, क्योंकि ये नीचे की ओर से इसे फिक्स कर रहा है। और इस कैपिटल के को हम कहते हैं अपर बाउंड, ऊपरी परिबंध। ये हमें ये रेंज को परिबद्ध कर रहा है एक स्मॉल के नीचे की ओर से, निचली परिबंध, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं लोअर बाउंड, और ये ऊपर की ओर से इसको बाउंड कर रहा है, तो ये क्या है हमारा अपर बाउंड, ऊपरी परिबद्ध। तो हमें स्मॉल के और कैपिटल के फाइंड आउट करना है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि हम कैसे पता करेंगे कि फंक्शन बाउंडेड है या नहीं। एक दो एग्जाम्पल हम देखते हैं। एक चीज़ नोटिस करनी है हमें क्या, कि जो हमारी रेंज है वो बाउंडेड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम फंक्शन की रेंज निकालेंगे, और सिंगल पॉइंट पर भी अगर फंक्शन की रेंज अनबाउंडेड है, अगर इन्फिनिटी मिल जाता है, इट मीन्स हमारा फंक्शन बाउंडेड नहीं होगा। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। हमने fx लिया है, fx इज इक्वल टू x+1। f जहाँ मेरा फंक्शन है x से y में, x क्या ले लिया हमने 1 2 3 4, और y हो गया हमारा 1 2 3 4 कहाँ तक, 16 तक। फंक्शन क्या लिया है हमने, x+1। हमारे फंक्शन का रूल क्या है, fx इज इक्वल टू x+1। x क्या है हमारा डोमेन, डोमेन किस तरह डिफाइंड है 1 2 3 4, y हमारा क्या हो गया 1 से 16 तक। अब हम चेक करते हैं, f1 निकालते हैं, 1 + 1 2, f2 3, f3 4, f4 हमारा क्या हो गया 5। अब हम क्या बनाते हैं इसका रेंज सेट। रेंज सेट बनाया, रेंज सेट में क्या क्या आएगा, f1 f2 f3 f4। हमें फंक्शन बनाना होता है तो डोमेन के हर एक पॉइंट पे चेक करना होता है। तो डोमेन में 4 ही पॉइंट है, 1 2 3 4, चारों के लिए हमने क्या किया, फंक्शन की वैल्यू निकाल ली, f1 निकाल लिया, f2 f3 f4, यही हमारे क्या होंगे रेंज सेट में आएंगे। f1 का मतलब 2, f2 का मतलब 3, f3 का मतलब 4, f4 का मतलब 5। अब हम क्या कहते हैं कि फंक्शन बाउंडेड कब होगा, जब हमारा जो रेंज है वो क्या होनी चाहिए, बाउंडेड होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि रेंज बाउंडेड है, रेंज किस किस के बीच में है, 2 और 5 के बीच में। ये 2 और 5 के बीच में है हमारी रेंज। तो 2 क्या होगा हमारा स्मॉल के लोअर बाउंड, क्योंकि नीचे की ओर से हमारी रेंज को बाउंड कर रहा है, और 5 क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल के, जो हमारा क्या हो गया अपर बाउंड। तो अब हमने क्या देखा, रेंज हमारी बाउंडेड है किससे, 2 और 5 के बीच में। जो रेंज है हमारी वो 2 और 5 के बीच में, किसके लिए, डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए। डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए हमने रेंज निकाली, और हर एक पॉइंट के लिए हमने देखा कि रेंज बाउंडेड आती है, वो किस किस के बीच में है, 2 और 5 के बीच में। तो ये हमारा फंक्शन कैसा फंक्शन हो गया, f इज अ बाउंडेड फंक्शन। ये फंक्शन कैसा हो गया हमारा बाउंडेड फंक्शन हो गया। क्यों, क्योंकि रेंज हमारी बाउंडेड है। इसके लिए स्मॉल के क्या है हमारा 2 और कैपिटल के हमारा क्या है 5। अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। सपोज हमारा फंक्शन यही है, f(x) इज इक्वल टू x+1। f कहाँ से कहाँ तक है, x से y में। जहाँ हमने x क्या ले लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और y हमने क्या ले लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यानी कि फंक्शन जो है वो कहाँ से कहाँ तक हो गया, n से n में। वही फंक्शन है हमारा, बस इस बार हमने क्या किया, हमारा डोमेन चेंज कर दिया। हमें देखना है कि क्यों डोमेन, जो रेंज है वो डोमेन पर इफेक्ट डाल रही है, कि डोमेन से क्यों संबंधित है। पहले हमारा डोमेन जो था वो 1 2 3 4 था, अब हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कर दिया। अब f1 पे वैल्यू निकाली 2,
F2 पर 3, F4 पर, F3 पर 4, F4 पर 5, F5 पर 6। हम देख रहे हैं कंटिन्यू चल रही है। अगर हम रेंज सेट बनाएं तो हमें क्या मिल रहा है, 2, 3, 4, 5, 6। कहाँ तक जा रहा है ये, इन्फिनिटी की ओर। तो हम क्या देख रहे हैं, रेंज के लिए हमारी रेंज नीचे की ओर से तो बाउंडेड है, लोअर बाउंड तो इसका विद्यमान है। हमारी रेंज नीचे से तो किससे बाउंडेड है, 2 से, लेकिन ये ऊपर की ओर कहाँ जा रही है, ये इन्फिनिटी पे। हमें नहीं पता कि ये कहाँ जाके रुकेगा, कि नीचे की ओर से तो हमने इसको बाउंड कर दिया किससे, 2 से, लेकिन ऊपर की ओर ये कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी की ओर। फंक्शन क्या है हमारा, सेम है, पहले भी वही था f(x = x+1), अभी भी क्या है, x+1, लेकिन डोमेन जैसे ही चेंज हुआ, कि जैसे हमने डोमेन को हमने क्या किया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये फंक्शन हमारा कैसा हो गया, अनबाउंडेड। f इज अनबाउंडेड। क्यों अनबाउंडेड हो गया, ये फंक्शन बाउंडेड नहीं है, क्योंकि देयर डजंट एग्जिस्ट कैपिटल K बिलोंग्स टू R, कि यहाँ हमें ऊपरी परिबद्ध नहीं मिल रहा है, इसका अपर बाउंड नहीं मिल रहा है, कि हम क्या कहते हैं कि स्मॉल k और कैपिटल K के बीच में हमारा फंक्शन विद्यमान होना चाहिए। तो हमें स्मॉल k तो यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन जो हमारा कैपिटल K है जो R में बिलोंग करना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पर, और जो R है उसमें इन्फिनिटी नहीं आता है, नहीं माइनस इन्फिनिटी आता है, नहीं इन्फिनिटी, तो हमें ऊपरी परिबद्ध नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारा फंक्शन बाउंडेड फंक्शन नहीं है। कैसा फंक्शन है ये, अनबाउंडेड। ये कह सकते हैं कि हम बाउंडेड बिलो एंड अनबाउंडेड अबव, जो कि अनबाउंडेड फंक्शंस का एक टाइप है। इसे हम ये कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज बाउंडेड बिलो एंड अनबाउंडेड अबव, क्योंकि नीचे से हमें क्या मिल गया है, स्मॉल k मिल गया, लेकिन ऊपर की ओर से ये अनबाउंडेड है। एक और एग्जाम्पल देखेंगे हम। अब हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन लेते हैं, f कहाँ से है हमारा, f का एक फंक्शन है नेचुरल नंबर यूनियन 0। हमारा सेट क्या है, डोमेन क्या, नेचुरल नंबर यूनियन 0 से R में एक फंक्शन होता है। अब मुझे बोला जाए फंक्शन बनाओ, नहीं बना सकती, क्योंकि अभी इसका रूल नहीं दिया हुआ है। हमारा रूल हो गया f(x = 1/x)। अब हमें चेक करना है कि ये फंक्शन बाउंडेड है या नहीं है। हम सबसे पहले चेक करते हैं f1 पर 1/1 1, f2 1/2 0.5, f3 1/3 0.33, f4 1/4, ये क्या हो रहा है, 0.25। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारा नंबर कहाँ जा रहा है, ये 0 1 2 3 4, कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, 1 पे वैल्यू 1 थी, 2 पे वैल्यू 0.5 आई, फिर 3 पे वैल्यू 0.75। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे ये नंबर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हम 0 की ओर पास आते जा रहे हैं। हम कहाँ आ रहे हैं, 0 की ओर आते जा रहे हैं, लेकिन 0 पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। अब हमें एक वैल्यू और क्या दे रखी है, 0। हमने यहीं से ही आइडिया लगा दिया कि हमारी जो रेंज है वो जैसे जैसे हम बड़ा नंबर नीचे पुट करते जा रहे हैं, रेंज किसकी ओर जा रही है, 0 के नज़दीक जाती जा रही है। तो हमने देखा नेचुरल नंबर्स के लिए तो ये सारे कहाँ आ रहे हैं, 0 की ओर आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि 0 पर क्या होते हैं ये वैल्यू। जैसे हम f0 पर वैल्यू निकालते हैं, 1/0 इन्फिनिटी, मतलब 0 पे हमें क्या मिला, इन्फिनिटी। हम क्या कहते हैं कि रेंज हमारी बाउंडेड होनी चाहिए डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए। डोमेन में एक पॉइंट क्या है, 0, और इस 0 पर हमको वैल्यू क्या मिल रही है, इन्फिनिटी, जो हमें हमारे फंक्शन को क्या बना रहा है, अनबाउंडेड। क्योंकि डोमेन में एक ऐसा पॉइंट विद्यमान है कि पूरे n के लिए तो ये क्या है, बाउंडेड है, लेकिन जैसे ही 0 पर वैल्यू चेक करी, क्योंकि 0 भी क्या है, इसके डोमेन का एक पार्ट है, जैसे ही 0 पर वैल्यू चेक करी तो हमें क्या मिलता है, इन्फिनिटी। तो ये क्या हो गया, अनबाउंडेड हो गया, फंक्शन को इसने क्या कर दिया, अनबाउंडेड। 0 पे हमें क्योंकि क्या मिल गई वैल्यू, इन्फिनिटी। अगर एक सिंगल पॉइंट भी डोमेन पर ऐसा है जिसके लिए हमारी रेंज क्या हो रही है, अनबाउंडेड हो रही है, तो फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, अनबाउंडेड फंक्शन। ये फंक्शन क्या हो गया हमारा, अनबाउंडेड फंक्शन। ये फंक्शन हो गया अनबाउंडेड। इसका ग्राफ इस तरीके का होता है कि जैसे 0 पे जाओगे ये कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की, और जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये वैल्यू 0 के पास जाती चली जाएगी। अब प्रॉब्लम किसने क्रिएट करी, 0 ने। अगर हम इस 0 को इस डोमेन से बाहर निकाल दें, अभी तो हमारा फंक्शन क्या है, अनबाउंडेड। कब, जब सेट में 0 विद्यमान है। अगर इस 0 को मैं सेट से बाहर निकाल दूं, अब हम इसकी एक नेक्स्ट स्टेप में चल रहे हैं। हमने क्या किया, इसी एग्जाम्पल में से 0 को हम बाहर निकाल रहे हैं।
हमने क्या किया, अब हमारे फंक्शन में से 0 को बाहर निकाल दिया। फंक्शन हमारा वही है f(x) इज इक्वल टू 1/x, बस अब हमारा डोमेन क्या हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब हम चेक करें कि फंक्शन बाउंडेड है या अनबाउंडेड, तो हमने f1 पर वैल्यू निकाली 1, f2 पर वैल्यू 0.5, f3 पर वैल्यू 0.33, f4 पर वैल्यू 0.25। ऐसे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम क्या देखते हैं कि हम जैसे जितना बड़ा नंबर रखते जा रहे हैं तो वो हमारी वैल्यू किसकी ओर जा रही है, 0 की ओर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी रेंज है, सबसे बड़ी वैल्यू हमें क्या मिली 1 और सबसे छोटी वैल्यू हमें क्या मिली 0, कि जो हमारी रेंज है वो किस किस के बीच में, 0 और 1 के बीच में। जहाँ 1 को तो हमने क्या किया, अटेंड कर लिया, 1 तो हमें मिल गया, लेकिन 0 हमें नहीं मिलेगा। हम 0 की ओर जा रहे हैं, एग्जैक्टली 0 की ओर नहीं पहुंच रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, 0 की ओर जा रहे हैं लेकिन एग्जैक्टली 0 की ओर हम नहीं पहुंच रहे। 1 तो हमारा क्या हो गया इधर, तो ये क्या, अब हमारी रेंज क्या हो गई, बाउंडेड हो गई, किस किस से, 0 और 1 से। रेंज बाउंडेड हो गई 0 और 1 से, जहाँ 1 को तो हमने क्या किया, अटेंड किया, हमें 1 तो मिल गया, लेकिन हम 0 हमें नहीं मिला, हम केवल 0 की ओर टेंड कर रहे हैं, 0 की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ हमारे लिए स्मॉल की क्या हो गया 0, ये हमारा हो गया लोअर बाउंड, और कैपिटल जो 1 है ये क्या हो गया हमारा कैपिटल के, जो हमारा क्या है अपर बाउंड। चूंकि there exist k is equal to 0 and capital K is equal to 1 such that for all x belongs to n, क्योंकि यहाँ हमारा डोमेन क्या है n, कि for all x, की हर एक x के लिए जो कि नेचुरल नंबर में इस डोमेन में है, फर्स्ट दैट for all x belongs to n के लिए f(x) is bounded, जो हमारी रेंज है वो क्या है हमारी बाउंडेड बिटवीन 0 एंड 1। 0 के यहाँ हम इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, 1 के यहाँ लगाएंगे, क्योंकि हमें 0 नहीं मिल रहा है। ध्यान रखना, 0 के यहाँ हम इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि 0 हमें नहीं मिल रहा है रेंज सेट में। 0 की ओर हम जा रहे हैं, हमें मिला नहीं, अगर मिल जाता तो यहाँ पे भी क्या आ जाता, इक्वल का साइन। 1 मिल गया इसलिए 1 के यहाँ इक्वल का साइन लगा दिया, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया हमारा बाउंडेड फंक्शन। अब एक हम लास्ट एग्जांपल देखेंगे। बोला है कि अगर f हमारा बाउंडेड फंक्शन है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट स्मॉल k एंड कैपिटल K बिलोंग्स टू R सच दैट कि जो रेंज है वो इस स्मॉल k और कैपिटल K के बीच में रहेगी। सपोज हमारा रेंज सेट किस तरीके का है, -1 और 1 के बीच में, ये -1 और ये 1 के बीच में। अगर ये रेंज हमारी -1 और 1 से बाउंडेड है तो वो 2 और -2 से भी बाउंडेड होगी, वो 3 और -3 से भी बाउंडेड होगी, वो 4 और -4 से भी बाउंडेड होगी। इसलिए हम क्या कहते हैं, देयर एग्जिस्ट, कि कम से कम एक के तो हमें ऐसा मिलेगा ही, एक कैपिटल के तो ऐसा मिलेगा ही, एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, जैसा कि हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि अगर -1 और 1 से बाउंडेड है तो -2 और 2 से भी बाउंडेड होगा, -3 और 3 से भी बाउंडेड होगा, -4 और 4 से भी बाउंडेड होगा। इसलिए अगर हम सेट ऑफ लोअर बाउंड्स बनाएं, क्या कर रहे हैं हम, सारे के सारे लोअर बाउंड्स का सेट बना रहे हैं, तो वो क्या होगा -1, -2, -3, -4 और कहाँ तक जा रहा है ये, इन्फिनिटी तक। ऐसे ही अगर हम सेट ऑफ अपर बाउंड्स बनाएं तो वो क्या बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, ये भी इन्फिनिटी तक। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अगर फंक्शन बाउंडेड है तो कम से कम एक लोअर बाउंड और एक अपर बाउंड तो मिलेगा, लेकिन एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, जैसे हम इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि लोअर बाउंड्स बहुत सारे हैं, अपर बाउंड्स भी बहुत सारे हैं, तो कहने का मतलब यही है कि एक से ज़्यादा लोअर बाउंड्स भी हो सकते हैं, किसी में एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और एक से ज़्यादा अपर बाउंड भी हो सकते हैं। कम से कम अगर फंक्शन बाउंडेड है तो एक लोअर बाउंड और एक अपर बाउंड तो मिलेगा ही मिलेगा। बाकी हम अनबाउंडेड फंक्शंस के ऊपर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।